नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, सुप्रभात। कृषि की देश के विकास में अहम भूमिका है। देश को खुशहाल बनाने के लिए कृषि को खुशहाल बनाना होगा। उसके लिए ज़रूरी है कृषि की, फसलों की और पशुधन की सही जानकारी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के कार्यक्रम की और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में दूसरी कृषि क्रांति की जरूरत पर दिया बल। कहा, कृषि पैदावार को बढ़ाने की जरूरत। पीएम ने झारखंड के हजारीबाग में भारतीय कृषि शोध संस्थान की रखी आधारशिला। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 महीने में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान किया व्यक्त। कृषि मंत्रालय को दी आकस्मिक योजना के साथ तैयार रहने की सलाह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के हजारीबाग में भारतीय कृषि शोध संस्थान की आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हजारीबाग के बरही में स्टील परियोजना स्थापित करने को लेकर इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के बीच एक समझौता भी किया गया। हजारीबाग में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश में दूसरी कृषि क्रांति पर जोर दिया। ये भारत के जो पूर्वी इलाके हैं, वहीं पर से दूसरी कृषि क्रांति की संभावना है और इसलिए सरकार ने पूरा अपना ध्यान इस क्षेत्र के विकास की ओर केंद्रित किया है। सरकार की नीतियों के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, संसाधन मुहैया कराने के पद्धति से कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। कृषि के साथ सहायक उद्योग, पशुपालन हो, मत्स्य उद्योग हो, शहद का काम हो, इन सारी बातों को लेकर के एक संतुलित, एक कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड जब तक हम प्लान नहीं करते, हम हमारे गांव के आर्थिक जीवन को बदल नहीं सकते। भारत सरकार ने पिछले महीने सिर्फ और सिर्फ किसानों की आवश्यकताओं के लिए एक किसान चैनल चालू की है। आपने भी अब देखना शुरू किया होगा। उसमें सारी जानकारियां बताई जाती हैं, किसान के सवालों के जवाब दिए जाते हैं, देश भर में कृषि क्षेत्र में क्या क्या प्रगति हुई उसकी जानकारी दी जाती है। मैं चाहता हूं एक किसान चैनल हमारे देश के किसानों के लिए एक ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में काम करें। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 महीने में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है और कृषि मंत्रालय को आकस्मिक योजना के साथ तैयार रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई और अगस्त के महीने में 8 और 10% कम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक जून में काफी अच्छी बारिश हुई। ये बुआई का मौसम भी था, लेकिन अब आकस्मिक योजना भी तैयार करनी चाहिए क्योंकि जुलाई और अगस्त में जून के बराबर बारिश होने की संभावना नहीं है। यही नहीं, विभाग ने किसानों के मौसम की भविष्यवाणी को ध्यान में रखकर काफी सोच समझकर अपनी फसल चुनने को कहा है, जिसके तहत जिन क्षेत्रों में आमतौर पर 100 से 110 मिलीमीटर बारिश होती है, उसमें सिर्फ 60 से 70 मिलीमीटर बारिश हुई है। चालू सीजन में जीरा पिछले साल से कम होने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष 2014-2015 की तरह इस साल भी जीरे का निर्यात बढ़ने के आसार हैं। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार वित्त वर्ष 2014-2015 के दौरान देश से जीरे का निर्यात बढ़कर 1,55,500 टन का हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2013-2014 में निर्यात इससे 34,000 टन कम हुआ था। पिछले सप्ताह जौ के भाव में हल्का सुधार देखा गया। हालांकि जौ में इस समय निर्यात मांग कमजोर है। कृषि मंत्रालय के तीसरे प्रारंभिक अनुमान के अनुसार फसल सीजन 2014-2015 में जौ की पैदावार पिछले साल से 2 लाख टन कम यानी 16.3 लाख टन होने का अनुमान है। पिछले साल पैदावार 18.3 लाख टन की हुई थी। अगर मक्का की बात करें तो मुर्गी दाना बनाने वाली कंपनियों के साथ ही स्टार्च मिलों की मांग ज्यादा नहीं होने की वजह से पिछले सप्ताह मक्का में नरमी देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम नीचे होने के कारण मक्का का निर्यात भी कम हो रहा है, इसलिए फसली मंडियों में मक्का के दाम नीचे बने हुए हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, हमारे देश की मिट्टी सोना है। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसका हेल्थ चेकअप ज़रूरी है, उसी तरह मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए उसकी जांच ज़रूरी है, क्योंकि हम मिट्टी से लगातार उत्पादन ले रहे हैं। इस विषय में और जानने के लिए बात करते हैं कृषि मंत्रालय के संयुक्त निदेशक जनसंचार उमा शंकर सिंह जी से। ज़मीन में मिट्टी की जांच कराना ज़रूरी है। जैसे हम जा कर के किसी हॉस्पिटल बैठ कर के अपनी जांच कराते हैं, तो ऐसे ही मिट्टी की जांच होती है। जब मिट्टी की जांच हो जाएगी तो ये पता चलेगा इस मिट्टी में क्या बीमारी है, इसको उर्वरक चाहिए कि नहीं चाहिए, या कितना मात्रा में चाहिए, कौन सी फसल इसमें बोई जा सकती है, कौन सी नहीं बोई जा सकती है, और किस काम को करने से ये कई वर्षों तक ख़राब नहीं होगी। ये जानकारी आपको निःशुल्क होती है। तमाम प्रकार की जो मोबाइल लेबोरेटरीज़ हैं, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय में हों और चाहे वो तमाम इफ़को, कृपको जैसी जो सहकारी क्षेत्र की संस्थाएं हैं, और भारत सरकार ने भी अनेक प्रकार की जो मोबाइल सॉयल जो टेस्टिंग लेबोरेटरी है, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है, 100 तो इसी साल से शुरू कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा भी, और पूरे देश में जो है घूम घूम करके वो मिट्टी परीक्षण करेंगी किसानों का। इसके लिए सॉयल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। अपने मिट्टी का एक कार्ड होगा जो आपको साल भर में ये बताएगी कि इसमें क्या रोग है, क्या इसका इलाज है, कौन सी फसल बोनी है, कौन नहीं, और आपको कोई समस्या नहीं होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अधिक फसल उत्पादन के लिए हमने यूरिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो जब मिट्टी में आप यूरिया डालते हैं तो यूरिया से दो नुकसान, एक तो यूरिया इतनी महंगी बिकती है, ब्लैक मिल रही है, एक तो आप घर से पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, एक तो अनाज आपका नहीं हुआ, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई। होता क्या है कि आधी यूरिया तो है उड़ जाती है, सीधे आसमान में चली जाती, कोई फ़ायदा नहीं। बाकी इतना जल्दी पानी में घुल जाती है कि सीधे अंदर चली जाती है, तो ज़मीन के अंदर चली गई, इसका कोई उपयोग नहीं है। कुछ ऐसी यूरिया से जो कार्बनिक अम्ल निकलते हैं वो जाकर के जो लाभदायक जो बैक्टीरिया हैं उनसे लड़ते हैं, और क्या होता है कि इतना इसमें ज़्यादा अम्लता होती है, इतना नुकसान देने वाले रसायन होते हैं यूरिया में कि वो क्या करते हैं, जीवाणु को मार देते हैं, जो कि पौधों को तमाम प्रकार के लाभदायक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। तो हुआ क्या कि एक तो उड़ गई, बर्बाद हो गया, एक ज़मीन के अंदर चली गई, बर्बाद हो गया, 10-20%, 30% जो बचा है वो जीवाणुओं को मार के बर्बाद कर देते हैं। और क्या होता है, फसल बढ़वार ज़्यादा हो जाती है, और जब ज़्यादा फसल बढ़ती है तो वो क्या करते हैं, सीधे झुक जाते हैं, पौधा मजबूत होता नहीं, क्योंकि आपने बैलेंस फर्टिलाइजर तो डाला नहीं है, NPK का मात्रा में इस्तेमाल किया नहीं आपने, तो पोटास और फास्फोरस वगैरह हो ताकि मजबूती मिले, वो है नहीं। क्या हुआ कि बहुत बड़ी सीख जैसे हुई, और पतला दुबला आदमी तो जल्दी झुक जाता है, तो आपका पता ज़मीन में सब गिर गई, और जैसे एक बार फसल ज़मीन में गई आपकी फसल से चौपट। तो यूरिया में पैसा लगाने के बाद आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम ये कहना चाहेंगे कि यूरिया का उतना इस्तेमाल करें जितना ज़रूरी हो। दूसरा है कि यूरिया आजकल क्या हो रहा है, कई रूप में आ रही है, जैसे नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया जैसे ही आप डालेंगे तो एक तो ज़मीन में जल्दी जाएगी नहीं, ऊपर नहीं जाएगी, उतना ही वो पौधों को मिलती रहेगी जितना उसको ज़रूरत है। कि आजकल फर्टिगेशन टेक्निक आई हुई है, जिसमें कि आप बूंद बूंद सिंचाई, टपक सिंचाई या बौछारी सिंचाई करते हैं, उसी पाइप के साथ में आप उर्वरक भी उतने मात्रा में, जैसे एक 200 लीटर का एक ड्रम होगा, उस ड्रम में पानी भरेंगे। पानी के साथ साथ जब वो जहाँ जिस फसल को जितना ज़रूरत है जड़ के पास में, उतना यूरिया जाएगी, उसके साथ पानी भी जाता रहेगा, तो आपका यूरिया बचत होगी, या उतनी ज़रूरी होगी जितना ज़रूरत है। तो यूरिया का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो बहुत सही करें, कम इस्तेमाल करें। उसके साथ जो बैलेंस फर्टिलाइज़र है, NPK और भी जो पोषक तत्व हैं सूक्ष्म, उसको डालें। तो हम कहते हैं कि जब आपके पास खेत है और पशुपालन पर निर्भर है, तो आप उन जानवरों को अपने खेत में, अपने पड़ोस में, अपने घर के पीछे क्यों नहीं पाल सकते। खेती और किसानी मतलब आपको फसल बोना, और फसल के साथ साथ पशुपालन। मैं कह रहा हूँ कि पशुपालन पहले, खेती बाद में।
पहला जो व्यवसाय है पशुपालन है, दूसरा है सपोर्टिंग जो है कृषि है, दूसरा है कि कार्बनिक जो पदार्थ है उसका बड़ा महत्व है। इसीलिए घर में बकरी, भैंस, गाय, जो भी आपके पास जानवर हैं, उससे जो गोबर निकलता है वो सब मिला करके कंपोस्ट बनाएं और इन रासायनिक उर्वरकों के साथ उसको उपयोग करें उसका। तो एक तो इससे ये फ़ायदा है। दूसरा है कि दलहनी फसल अगर आप लगातार अपने फसल ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि दलहनी फसलों में अपने आप यूरिया यानी नाइट्रोजन जो कहते हैं अपने आप वो निकलता है उसमें से, जड़ों से उसके, और वो पौधों को मिलता है। होगा क्या कि धीरे धीरे अगर लगातार दलहनी फसल लेते जा रहे हैं तो एक साल क्या करेंगे, दूसरी जब फसल लेंगे तो इतनी बढ़वार उसकी अचानक हो जाएगी कि उसमें कोई फसल होगी नहीं। तो ये ध्यान रखें कि एक बार अगर 2 दलीय पौधे उगाएं दलहनी वाले, तो एक बार आप जैसे कि आप एक बार अगर मटर उगा रहे हैं तो दूसरे फसल में आप कोई ऐसी फसल वहाँ उगाएं जो दलहनी ना हो। फसल चक्र, एक के फसल दूसरी फसल। दूसरी बात है बदल बदल के बोएं। कभी कभी होता क्या है कि एक किसी खास फसल में एक ही प्रकार के कीड़े बार बार लगते हैं, तो या और उसके जो कीटाणु हैं, उसके जो वायरस हैं, वो ज़मीन में बार बार जाते हैं। अगर आप बदलते रहेंगे तो उनका लाइफ साइकिल पूरा नहीं होगा, वो मर जाएंगे। तो फसल चक्र अपना करके एक खेत से दूसरे खेत में एक दूसरे फसल बदलें और टाइम बदलें उसका, दलहनी से गैर दलहनी पर आएँ। एक बार बहुत बड़ी फसल अगर बो रहे हैं लंबी वाली तो छोटी वाली बोएं दूसरी बार। तो हर प्रकार की विविधता, जिसको कहते हैं विविधीकरण खेती में, चेंज करके करें। लेकिन ये होगा तब जब आप अपने धरती माँ की, अपनी ज़मीन की सुरक्षा करेंगे और उसको बचाना अपना धर्म समझेंगे। मौसम कब करवट ले कौन जानता है, लेकिन किसान भाइयों, प्राकृतिक आपदा कई बार हमारी मेहनत पर पानी फेर देती है। इससे हमारी फसलें खराब हो जाती हैं। इन सब का एक ही उपाय है, कृषि बीमा, जो सही समय पर लेने से हम प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। अब प्राकृतिक आपदा से तो आपका कोई बस नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां सरकार आपकी मदद कर रही है। यानी अगर आप कृषि बीमा की बात करें तो निश्चित तौर पर कृषि बीमा एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि आपको कुछ ना कुछ राहत तो देता ही है। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद सीधे किसान को समझ में ना आए और किसान को लगे कि ये तो मेरे क्या लाभकारी है, कभी कभी आपदाएं आएंगी। लेकिन आप एक खुद तो सोचिए ना, जब भी आपदाएं आएंगी, जब भी कमर टूटेगी, तब आपकी मदद के लिए कृषि बीमा खड़ा होगा। आखिर कृषि बीमा क्या है और सरकार ने इस दिशा में क्या कुछ नए कदम उठाए हैं और किस तरीके से किसान के लिए लाभान्वित होगा, आइए इस बात की जानकारी लेते हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री राजीव चौधरी साहब से। तो ये सब सबसे पहले तो एक बात जो सामने आती है, हमारे देश में इतना किसान का समुदाय यानी 98 मिलियन किसान है और जिसमें एक बहुत ही कम ऐसा किसान है 12, 14, 15% तक मान लीजिए जिसके पास इंश्योरेंस की सुविधाएं हैं। ये क्या स्थिति है कि हम क्यों नहीं किसान तक ऐसे पहुंच पाते और उसको ये जता पाते कि इंश्योरेंस उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है? ये सच है कि पिछले 30 साल से कृषि बीमा की योजना इस हमारे देश में चल रही है, पर अगर आंकड़े देखें तो उसके हिसाब से भी करीब 20% के करीब किसान ही इसमें जुड़े हैं। और उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि किसानों को इसकी जानकारी नहीं है। ये एक तथ्य है और इस तथ्य को हमने और आपने बहुत अच्छी तरह से पहचाना है और उसकी एक कड़ी है जिसमें हम आज ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी किसान भाइयों को इसके बारे में हम बता सकें, उनको जागरूक कर सकें, ताकि वो एक पार्टिसिपेट करें और एक्टिव पार्टिसिपेट करके और समय रहते अपने फसल बोने से पहले उस टाइम पे अपना बीमा करा लें, तो उससे काफ़ी उनका लाभ हो सकता है। तो साहब, ये तो बात रही आंकड़ों की, लेकिन आंकड़ों के साथ साथ आकलन भी तो ज़रूरी है कि किस तरीके से फसल बर्बाद होती है और आप किस तरीके से मुआवजा होते हैं, उस दिशा में क्या हो रहा है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, किसान भाई पूरा जानते हैं कि बुआई से पहले बीमा हो जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी रिस्क का, नुकसान का पता होने के बाद बीमे की कोई प्रावधान नहीं होता है। तो नुकसान जब बुआई करें तब बीमा लें, परंतु कटाई जब होती है उसके बाद ही आकलन होता है। ऐसा होता है कि शुरू में जब बीमा लिया जा रहा है उस टाइम पे हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि कितनी फसल होती है औसतन 1 हेक्टेयर में या 1 एकड़ में, और हम इस किसान को बता देते हैं कि आपके 20,000 या 25,000 जो भी उसके फसल की पैदावार है उसका हम उनको गारंटी कर देते हैं। अब उसका आकलन कैसे हो कि वास्तव में कितनी फसल हुई है,
तो उसके लिए सिस्टम जो है एक क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स का सिस्टम है, जिसमें कि ये देखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से और दूसरी कई एजेंसीज़ के माध्यम से वो हर सैंपल लेते हैं और सैंपल लेकर कुछ खेतों के सैंपल के बेसिस पर बता देते हैं कि औसतन वास्तव में कितनी उपज हुई है। अगर उपज कम है जितनी गारंटी की थी, तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के पास आंकड़े आते ही उसका हम जो गैप है, जो भरपाई है, वो हम कर देते हैं। कि ये जो मुद्दा आप नहीं समझते कि ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दूसरी कंपनियां, बैंक, सबके बीच की एक ऐसी घालमेल है कि समन्वय नहीं हो पा रहा है और उसमें किसान पिस रहा है। एक कंपलसरी स्कीम बनाकर हम ये बैंकों को निर्देश करें कि जो भी आप क्रॉप लोन दें, उसके साथ साथ जो भी प्रीमियम राशि 1.5% से लेकर और 3.5% हो, उस राशि को काटकर और बीमा कंपनी को भेज दी जाए। तो आप देखिए सारा रोल प्रीमियम इकट्ठा करने का बैंक का हो गया। तो अब बैंक को ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी था। फिर बीमा कंपनी की बात, उनको आकलन करके और सही क्लेम जो दावा भुगतान है उनको करना था। तो हर एक का रोल अलग अलग था। पर आपने जो मुद्दा उठाया है, मैं तो ये कहूँगा कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि जो समन्वय होना चाहिए था, जो कोऑर्डिनेशन आपस में होना चाहिए था, जो बातचीत होकर समय समय पर मिलकर और सबको एकजुटता दिखाकर और किसान के तक पूरी सेवा जो प्रदान करनी थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। उसके ऊपर अब बहुत बड़ा काम हो रहा है। और साथ के साथ मीडिया का भी मैं आपको ये बताऊं कि जो जानकारी का अभाव किसान को था, उसके कारण ये था किसान को ये नहीं पता लग रहा था कि कहाँ पे जाना है, किससे कांटेक्ट करना है, उसकी बीमा की फसल का बीमा हुआ या नहीं, ये सारी चीज़ें किसान को नहीं थी। तो अब हमने मीडिया को के साथ भी मिलकर उनसे भी हमने रिक्वेस्ट करके ये ही किया है कि हम सारी बातें किसान तक पहुंचा दें, ताकि किसान बैंक में जाके पूछ ले कि मेरे खेत का क्या हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, मैं अब नुकसान हो गया तो कहाँ जाऊं। ये सारी बातें, इस पे बहुत हम जोर दे रहे हैं। जैसा कि पहले मेरे ख्याल कम दिया गया, अब हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। चौधरी जी, एक बात तो है कि जब आप आकलन करते हैं उसमें इतनी देरी हो जाती है कि किसान की तो कमर टूट जाती है। पता चलता है कि कई महीने बाद उसका भुगतान हो रहा है। कुछ ऐसी प्रक्रिया नहीं, देखिए अब तो एकदम पद्धति बदल गई है और जागरूकता आ गई है, नई तकनीकी आ गई है। क्या उसकी समावेश से ऐसा नहीं है कि किसान को कम से कम फसल बुआई से पहले उसका भुगतान हो जाए? पहली तो बात जो आकलन किया आपने बात की कि कैसे समय हम छोटा कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ख़ास तौर पर मोबाइल की, अगर मैं एक सिंपल शब्दों में बात करूं, तो जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का जो डेटा हमें आता था, बहुत कागज़ों में आता था, तो अब हमने ये देखा कि क्या ऐसा संभव है कि खेत में जाकर उसकी ठीक तरह से फ़ोटो ली जाए और वो आंकड़ा एकदम से अपलोड हो जाए। कुछ जीपीएस के सिस्टम बने हुए हैं और वो हमें एकदम से मिल जाए और हमारा सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम एकदम से उसको कैलकुलेट करे। तो इसके ऊपर हमारा बहुत बड़ा काम चल रहा है, रियल टाइम डेटा, ताकि हमें फ्लो हो जाए और सही डेटा आए, क्योंकि एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी आए। तो इस पे काम चल रहा है। दूसरा, सैटेलाइट का बहुत बड़ा अब योगदान है। पहले सैटेलाइट की इतनी सुविधा नहीं थी, अब तो ऐसा है कि हर खेत को आप सैटेलाइट के माध्यम से देख सकते हैं, तो कौन सी फसल है और यहाँ तक कि उसकी पैदावार कितनी है, इसके ऊपर भी साइंटिस्ट के साथ हमारा जो विचार विमर्श काफ़ी एडवांस स्टेज में है। और मुझे आप ये कहते हुए आपको खुशी हो रही है कि सब साइंटिस्ट का इस ध्यान ये है कि किस तरह से ये सारी टेक्नोलॉजी मिलाकर जल्दी से जल्दी किसान के अकाउंट में पैसा दे दिया जाए। पहले आपको पता है कोई चेक का सिस्टम होता था, ड्राफ्ट का सिस्टम होता था, अब बैंक के साथ भी हमारा एक इस तरह का सिस्टम है कि किसी भी किसान को इंडिविजुअली हमारे पास ना आना पड़े। जैसे ही उसकी फसल के नुकसान का हमें पता लगे, हम कैलकुलेट करके सीधा उसके खाते में, इलेक्ट्रॉनिकली उसके खाते में ही जमा पैसा करा दें। देखिए, अभी भी कहीं ना कहीं एक खाई ज़रूर है। किसान को अभी भी ये नहीं पता कि वो किस तरीके से और कहाँ जा कर के बीमा कराएगा। तो आप नहीं समझते कि किसान के साथ जुड़ कर के कुछ ऐसा किया जाए कि किसान को ये जागरूकता है कि उसको अपना कृषि का जो बीमा है वो ज़रूर कराना है। किसान को ये नहीं पता लगता कि कंपनी कौन सी है अब मेरे पास। पहले तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी होती थी, अब
काफ़ी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, तो क्या किया जाए? तो उसके लिए अब एक वेब पोर्टल बनाया गया है। आजकल तो किसानों के बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, सब कंप्यूटर वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक www.farmer.gov.in एक पोर्टल बनाया गया है कि जिसके अंदर लॉग करेंगे तो उनको अपने आप ही ये पता लग जाएगा कि उनके तहसील में, उनके ब्लॉक में, उनके गांव में क्या क्या चीज़ें हैं, जिससे क्या क्या सुविधाएं हैं और उनको कौन सी कंपनी के पास जाना है और कितना प्रीमियम देना, ये सारी सुविधाएं एक जगह पर ही उपलब्ध होंगी। और तो ये काफ़ी हद तक ये कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश की है, ताकि किसान को हर चीज़ का उसके मोबाइल का भी हमने सारा संचित किया है। जितने ज़्यादा किसानों के पास मोबाइल नंबर हमारे पास आएँ तो हम बीमा का जो समय है उससे पहले ही मैसेज दे के कहें कि समय आ रहा है, आप जाइए अपने बैंक में, उस बैंक में जा सकते हैं और आप अपना बीमा कराइए। इसके साथ ये कंप्यूटर का जो माध्यम मैंने बताया, जो वेब पोर्टल बताया, इसमें भी सारी जानकारी हमने रखने का काम कर दिया है। इसका बल्कि 20 तारीख को मंत्री जी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया, 20 जून को। सवाल ये आता है कि किसान मोटी मोटी बात जानता है कि उसको कौन सी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिन पर उसको बीमा मिलेगा, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किन प्राकृतिक आपदाओं पर आप कृषि बीमा देते हैं। कौन कौन सी ऐसे मौसम के कारण हैं जिससे कि किसान का नुकसान होता है और कितना नुकसान होता है, वो बहुत ज़रूरी बात है। तो साइंटिस्ट ने ये बताया कि कौन सी फसल में उनका टेम्परेचर की क्या रिक्वायरमेंट है और उनके पानी की क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हमने एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन सब जगह लगाने की बात की है और अभी 8,500 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पूरे देश में लग भी गए हैं। तो उससे हम ये देखते हैं कि 4 चीज़ें मेनली हम उसमें कवर करते हैं कि टेम्परेचर, कितनी गर्मी या पाला कितना हुआ है, फिर पानी में रेनफॉल सूखा कितना हुआ है या रेनफॉल ज़्यादा कितनी हो गई है, ये देखते हैं। और तीसरा, ख़ास तौर पर बागवानी की फसलों के लिए, जहाँ पर अगर तेज़ हवा चल गई तो केले के नुकसान, केले के हो गया, मैंगो हो गया, दूसरी फसलें होंगी, वो फसल गिर जाती है, तो उसको कवर किया। और चौथी, ये बीमारियाँ जो ज़्यादातर आती हैं, ये आर्द्रता के कारण आती है, ह्यूमिडिटी के कारण। इन चारों को हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से नापते हैं और नापने के बाद डेटा हमारे पास शीघ्र ही आ जाता है। और जैसे ही हमारे पास उसका डेटा आता है, हम उसका किसान आकलन करके, जो हमने साइंटिस्ट से बात करी थी, एक टर्म शीट जो बनाई हुई थी, उसके बेस पर जल्दी से जल्दी नुकसान की भरपाई करते हैं। और मुझे ये इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं कि 45 दिन के अंदर अंदर हम किसान भाइयों को इसकी जो है भरपाई, जहाँ के दूसरे जो यील्ड बेस्ड हैं उसमें कई महीने लगते हैं, इसमें 45 दिन के अंदर अंदर हम किसानों को भरपाई दे देते हैं। चौधरी साहब, मुझे एक जो बात इस चर्चा में लगी वो लगी कि आपके दिल में भी कहीं किसान का दर्द है और लगता है कि आप किसान समुदाय से सीधे जुड़े हुए हैं और जो आपने इस तरीके से कार्य किए हैं, निश्चित तौर पर ये कार्य वो हैं जिनको प्रशंसनीय हैं। तो आपने ये जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, किसान के लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। तो आपकी इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तभी सवेरा। चलिए, अभी आप जाग गए, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो बीमा कंपनियां हैं, कृषि का बीमा आपके लिए कर रही हैं, आपके लिए कितनी सुविधाएं जुटा रही हैं और सरकार इसके साथ सहयोगी है। यहाँ तक कि और बीमा कंपनियों को भी एकजुट ला करके, एक मंच पर ला करके लिए आपके साथ बहुत कुछ किया जा रहा है। आप अब सजग होइए और ये देखिए कि जब भी आपको इस तरीके से प्राकृतिक आपदा झेलनी पड़े तो कम से कम आप खड़े तो हों कि आपके पास बीमा है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना कृषि बीमा अवश्य कराएं, आज ही, अभी, और सभी को चेताइए और ख़ुद भी चेतिए कि चलिए बीमा कराया जाए। तो कृषि बीमा आपकी फसल को बचाएगा, आपकी फसल के नुकसान का मुआवजा आपको देगा और आपकी कमर टूटने से भी तो बचाएगा ना। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की
आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के कार्यक्रम में मिली जानकारी आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगी। तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। साथ ही अपने सुझाव और समस्याएं हमें लिख भी सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan.dd@gmail.com। तो अब दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर रूबरू होंगे कृषि जगत से जुड़ी ढेर सारी जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।